हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यार आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग का जो रिवीजन है, जिसका नाम है शॉर्टकट रिवीजन सीरीज, इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं और डेली एक न एक लेक्चर, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट का हो या फिर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो इसी बीच हमने बहुत सारे मैथ्स के चैप्टर, चाहे वो मैथ्स 1 अलजेब्रा हो, मैथ्स 2 ज्योमेट्री हो, उसका रिवीजन वीडियोस यानी एससीआर वीडियोस हमने आपको दे दिया था। साथ ही में साइंस के भी कई सारे चैप्टर्स, 11 चैप्टर, 12 चैप्टर और कई सारे जो लास्ट लास्ट के चैप्टर्स आप लोग डिमांड कर रहे थे, चाहे चैप्टर नंबर 16 हो, 17 हो, ये सभी चीज के शॉर्टकट रिवीजन हमने आपको बना के दे दिए। लेकिन हमने एक चीज और डिसाइड किया है दोस्तों, क्योंकि अभी आपका एग्जाम्स चल रहे हैं और बहुत सारे लोग के अपकमिंग डेज में आने वाले हैं, तो आप लोग को अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की काफी जरूरत है। और हमने बीच में दिया भी था आपको, लेकिन अभी से हमने डिसाइड किया है कि आप सभी को हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करेंगे। तो जैसे कि आज आपको मैं देने जा रहा हूं ऑल इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स। एंड जैसे कि आप जानते हो यार, हर बार साइंस के पेपर में स्टार्टिंग के लगभग 4 क्वेश्चन या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं अकॉर्डिंग टू योर मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो भी आपके स्कूल्स की तरफ से दिया होगा। लेकिन मैंने 2-3 स्कूल का कंपेयर किया तो लगभग 4 से 5 मार्क्स इनिशियली जो होते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं या फिर एमसीक्यूज आते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जितने भी चैप्टर्स जो पार्ट 2 में होते हैं, जैसे कि खासकर 11th चैप्टर से लेकर 19th चैप्टर तक के, जिसमें भी आपके टेक्सचुअल एमसीक्यूज है, और मेरी तरफ से जो भी हो सके मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज निकाल के आप लोग को पढ़ाने की सोची है। और ज्यादातर उसमें 90% जो चीजें हैं वो टेक्सचुअली है, सो दैट आप लोग को आंसर पता चल जाएगा और उसको आप लर्न कर सकते हो एक ही वीडियो के थ्रू। तो ये वीडियो को एंड तक देख लोगे तो पूरा एमसीक्यूज आपका क्लियर हो जाएगा और उसी में से आपके एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगेन एक और चीज बताना चाहूंगा कि हमारे पूरे के पूरे 9th स्टैंडर्ड के साइंस, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सभी के रेगुलर लेक्चर वीडियोस ऑल चैप्टर वाइज वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे। तो प्लीज उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। जो बच्चा 7वीं में था वो 8वीं की पढ़ाई कर सकता है, 8वीं का बच्चा 9वीं में, 9वीं का बच्चा 10वीं में, इस प्रकार की पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के वीडियोस प्रेजेंट है पहले से हमारे चैनल पे। और यहाँ पे यार वैकेशंस पे आपके लिए कई सारे वीडियोस भी आएंगे। और आपको बता दूं, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहिएगा, सो दैट आप मुझसे डायरेक्टली डिमांड कर सकते हो कि सर ये टॉपिक बना दीजिए, या फिर ये चीजें आप बना दो, कुछ डाउट से आप पूछ सकते हो। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी कनेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे चीजें हम प्रोवाइड करते रहते हैं। ये सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए क्या लेकर आए हैं, सबसे पहले आप देख सकते हो ये जो है चैप्टर नंबर 11 का एमसीक्यू से, यानी कि फिल इन द ब्लैंक से। सबसे पहले क्या बोल रहा है, टू प्रोटेक्ट द रिफ्लेक्टिंग फिल्म। क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टू प्रोटेक्ट द रिफ्लेक्टिंग फिल्म एंड टू मेक दैट साइड ऑफ ए प्लेन मिरर ओपेक, अनदर कोट ऑफ ए सब्सटेंस लाइक डैश इज गिवन ओवर इट। मैंने चैप्टर नंबर 11 जब पढ़ाया था रेगुलर लेक्चर्स में और एससीआर शॉर्टकट रिवीजन भी पढ़ाया था, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब भी रिफ्लेक्टिंग फिल्म को प्रोटेक्ट करने की बात आती है तो एक लेयर आता है लीड ऑक्साइड का। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पे लिखा रहा हूं, ये चीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे भी, तो चेकआउट कर लेना। लेकिन यहां से आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो एक एक चीज एक्सप्लेन भी कर रहा हूं और आंसर भी बता रहा हूं। तो ये वीडियो को आप एंड तक देख लो, भगा भगा के देखोगे तो हो सकता है कुछ चीजें छूट जाए, तो वीडियो को एंड तक साइमल्टेनियसली देख लेना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लीड ऑक्साइड। क्यों लीड ऑक्साइड यूज करते हैं, ताकि लीड ऑक्साइड एक लेयर आ जाता है और वो जो रिफ्लेक्टिंग फिल्म होता है, या तो वो सिल्वर का होता है या तो एल्यूमिनियम का होता है, उसको वो प्रोटेक्ट करता है। तो ये चीज ध्यान में रख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ ए वर्ड अपीयर्स लेटरली डैश इन द मिरर। यानी कि कोई भी वर्ड अगर आप मिरर के सामने रखोगे तो वो उल्टा दिखाई देता है, यानी कि इन्वर्टेड दिखाई देता है। याद रखना, इन्वर्टेड, ये चीज याद रखना, स्पेलिंग भी याद रखना। क्या आएगा इसका आंसर, इन्वर्टेड आएगा, याद रहेगा। ठीक है, मिरर में हमेशा चीजें उल्टी दिखती है ना, मिरर में इन्वर्टेड दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इनर सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट इज कॉल्ड डैश मिरर। आपको मैंने बताया था कि कोई भी मिरर, स्पेरिकल मिरर में अगर अंदर का सरफेस, अंदर का जो सरफेस होता है दोस्तों, वो अगर रिफ्लेक्टिंग है, मतलब अंदर की तरफ से वो रिफ्लेक्ट करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों कॉनकेव मिरर। याद होगा मैंने बताया था, खाली पेट वाला और पेटूराम का एग्जांपल दिया था। खाली पेट कौन होता है, कॉनकेव, क्योंकि अंदर से रिफ्लेक्टिंग है। लेकिन जो पेटूराम है बाहर से, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द आउटर सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर, यानी स्पेरिकल मिरर का अगर बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये पेटूराम हो गया, और पेटूराम कौन था, कॉन्वेक्स था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप चीजें याद रख सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर आ रहा हूं आपको पूरा का पूरा एमसीक्यूज जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपका क्लियर हो जाएगा, ट्रस्ट में। अगला क्या है यहाँ पे, द डिस्टेंस एफ। ये चीज आपको दिख रहा है, द डिस्टेंस एफ बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। ये आपको एफ दिख गया तो ठीक है, लेकिन एफ नहीं भी दिखेगा तो आपको याद रखना है, पोल के बीच का और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है दोस्तों फोकल लेंथ। क्या कहते हैं दोस्तों, फोकल लेंथ कहते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान में रख लो, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। तो ये चैप्टर नंबर 11 का हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड कर दी आपको। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मिल गया होगा। ओके, और अगला चैप्टर पे जाते हैं जो कि है चैप्टर नंबर 12। और यहाँ पे कुछ चैप्टर के नहीं थे तो उसको हमने इंक्लूड नहीं किया, जैसे कि चैप्टर नंबर 15
वगैरह आप देखोगे ना तो उसके नहीं थे, चैप्टर नंबर 15 के नहीं है आई गेस, और एक शायद चैप्टर नंबर, जैसा कि आपको पता चल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लेना, लेकिन ये जो है चैप्टर नंबर 12 का है, साउंड चैप्टर का है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, साउंड डज नॉट ट्रैवल थ्रू डैश, यानी साउंड जो है वो किसके थ्रू ट्रैवल नहीं होता, तो आपको बता दूं वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं होता है, यानी वैक्यूम मतलब स्पेस, अगर कोई चीज नहीं है, हवा नहीं है, तो साउंड पास नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टील इज डैश देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड, यहाँ पे साउंड स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे साउंड आएगा, साउंड इन वाटर, मतलब पानी जो है आपका, ठीक है, और स्टील है, इसमें से किसका वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा रहेगा, किसमें ज्यादा रहेगा, तो आपको पता है सॉलिड में कभी भी ज्यादा होता है, तो पानी से ज्यादा स्टील में रहेगा, यानी कि यहाँ पे आएगा ग्रेटर, ठीक है, इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर, हमेशा याद रखना, सॉलिड में वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होता है, वाटर में उससे कम होता है, और गैस में और कम होता है, याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसिडेंस ऑफ डैश इन डेली लाइफ शोज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि ऐसा क्या होता है डेली लाइफ में जो हमें बताता है कि वेलोसिटी जो साउंड का है वो कम है वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है थंडर स्टॉर्म, ठीक है, थंडर स्टॉर्म यानी बिजली चमकना, गड़गड़ाहट होना, जैसे कि आप जानते हो कि जब बारिश का सीजन आता है तो बहुत जोर जोर से बिजलियां चमकती है और साथ में साउंड आता है, तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है, बिजली चमकना दिखाई देता है कि सबसे पहले साउंड सुनाई देता है, तो आपको याद होगा कि पहले बिजली चमकती है और उसके थोड़े 2 से 3 सेकंड के बाद आपको बादल की गरजने की आवाज सुनाई देती है, इसका मतलब क्या है, दोनों तो सेम समय पे हो रहे हैं ना, जो बादल टकरा रहे हैं तभी होता है ना लाइटनिंग स्ट्राइक, जो हमने पूरा पढ़ाया हुआ है चैप्टर्स में, रेगुलर लेक्चर्स में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, तो उसका कंसेप्ट क्या था, दोनों जब टकराते हैं बादल, एनर्जी क्रिएट होता है, तो उसी टाइम पे साउंड भी निकलता है, उसी टाइम पे लाइट भी निकलता है, लेकिन लाइट की स्पीड इज मोर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और साउंड की 344 मीटर पर सेकेंड, तो साउंड की स्पीड कम है, जिसकी वजह से हमारा जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो ज्यादा होता है और साउंड का कम होता है, ये चीज ध्यान में रखना, और ये किसका एग्जांपल है, थंडरस्टॉर्म का, इसका आंसर आ जाएगा थंडरस्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्कवर ए संकन शिप, यानी कि अगर मुझे कोई डूबा हुआ जहाज को ढूंढना है या फिर कोई समुद्र के अंदर ऑब्जेक्ट गया है, तो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होगा, तो वो यूज होगा सोनार टेक्निक, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रैंकिंग, सोनार मैंने पढ़ाया था, बहुत अच्छी तरीके से इसको याद रख लेना, ठीक है, याद रहेगा। ओके, अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो कि आपका कार्बन वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 है आई गेस, ठीक है, बहुत बेहतरीन चैप्टर, क्या नाम है, कार्बन एटम्स फॉर्म से डैश बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनाता है, कार्बन एटम जो होता है हमेशा याद रखना वो बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड, क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है विद द अदर एटम, इन दिस बॉन्ड द टू एटम शेयर इलेक्ट्रॉन्स, एक दूसरे को क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, ऑल द कार्बन बॉन्ड इन ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डैश इलेक्ट्रॉन, जितने भी कार्बन बॉन्ड होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के, वो एक दूसरे को शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, शेयर इलेक्ट्रॉन्स, याद रहेगा। ओके, अगला, एटलीस्ट वन कार्बन बॉन्ड इन एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज डैश, मतलब कम से कम एक जो है हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, याद रखना, अनसैचुरेटेड की बात आ जाएगी, या तो डबल बॉन्ड होगा या तो वो ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट वन बोला है तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट, डैश इज द एसेंशियल एलिमेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सबसे ज्यादा एसेंशियल कौन है यार, कार्बन कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे हो तो कार्बन ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन, तो कार्बन इज द एसेंशियल एलिमेंट इन ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के बिना कोई काम नहीं चल सकता, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन डैश ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन सॉरी हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है, तो ये इसके हो गए आंसर्स, याद रहेगा, बहुत सिंपल है, बहुत इफेक्टिव है, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा भी दिया, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, जो कि है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, ये चैप्टर नंबर 14 का है, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 14 का, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वॉशिंग सोडा इज डैश, यानी कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वॉशिंग सोडा में वो कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है ना वॉशिंग सोडा का, वो क्या होता है, Na2CO3.10H2O होता है, ठीक है, तो इसमें कितने हाइड्रोजन है, सॉरी कितने पानी का मॉलिक्यूल है, वो होते हैं 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10, याद रखना। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaHCO3, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, लेकिन इसका हमें क्या पूछा है, केमिकल नेम पूछा है, तो इसका आंसर आ जाएगा सोडियम, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो याद रखना क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट इज द नेम ऑफ द बेकिंग सोडा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म, थायराइड हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों आयोडीन, लेकिन आयोडीन कौन सा, याद रखना, आयोडीन 1 2 3, याद रहेगा, आयोडीन 1 2 3 इज द ट्रीटमेंट, इज यूज फॉर ट्रीटमेंट फॉर हाइपरथायरॉइडिज्म अगर हो जाता है तो, ओके, याद रख लेना। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो केमिकल नेम ऑफ टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का जो केमिकल नेम है आपको याद रखना हमेशा, इसका नाम पॉलीटेट्राफ्लूरोइथेन,
ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, पॉली टेट्रा फ्लूरो, FLUORO फ्लूरो इथीन, याद रखना, पॉलीटेट्रा फ्लूरोइथीन, इसका इतना बड़ा नाम है टेफ्लॉन का, याद रखना। ये चैप्टर नंबर 14 में टेफ्लॉन जो था, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर पेंटिंग ऑफ द कोटिंग ऑफ द कार्स एंड व्हीकल्स, इसमें यूज होता है ना टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन कोटिंग होता है, तो इसका नाम है पॉलीटेट्रा फ्लूरोइथीन, याद रहेगा। ये था चैप्टर नंबर 14 के मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं जो आएंगे, और मोस्टली टेक्सचुअली आप देखोगे तो टेक्सचुअली हम ले रहे हैं, सो दैट इसमें से ही आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। अगला यहाँ पे आप देखोगे ये है आपका चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 की अगर मैं बात करूं हेरिडिटी एंड वेरिएशन वाला, तो इसमें देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो हेरिडिटी कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग बाय डैश, किससे ट्रांसफर होता है यार, जीन्स से ट्रांसफर होता है, आंसर आ जाएगा जीन्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस बाय डैश शो माइनर वेरिएशन, माइनर वेरिएशन मतलब बहुत कम वेरिएशन होता है, तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है किससे प्रोड्यूस होता है, दो ही तो मेथड है, सेक्सुअल मेथड है और दूसरा असेक्सुअल है। तो सेक्सुअल में क्या होता है ना, मेजर वेरिएशन आते हैं, बहुत चेंजेस आते हैं, जैसे कि हमारे अंदर देखोगे तो हमारा जो जन्म हुआ है ह्यूमन बींग्स का, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हुआ है, इसके लिए हमारी शक्ल जो होती है हमारे माँ बाप से हल्की हल्की मिलती है, बहुत ज्यादा नहीं मिलती है, ठीक है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस आते हैं। लेकिन जो फूल पौधे होते हैं वो असेक्सुअल से होते हैं, आपने देखा होगा, तो सेम सेम दिखते हैं, एक गुलाब का फूल दूसरे गुलाब फूल से सेम सेम दिखता है ना, तो इसके लिए हमारा इसका आंसर आ जाएगा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या आ जाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रहेगा ये चीज, ओके। अगला यहाँ पे देखो, द कंपोनेंट विच इज इन द न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स एंड कैरीज द हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड डैश, यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि एक ऐसा कंपोनेंट क्या है जिसके अंदर न्यूक्लियर ऑफ द सेल्स है और वो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक को कैरी करता है, तो वो चीज क्या है, वो है दोस्तों क्रोमोसोम, याद रखना, क्रोमोसोम ही पूरा कैरेक्टर्स को कैरी करता है। किससे बनता है क्रोमोसोम्स, अगला क्वेश्चन देखो, क्रोमोसोम्स आर मेनली मेड अप ऑफ डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से बनता है, याद रहेगा, इतने सारी चीज याद कर लेना, कैसे भी करके याद कर लो यार, समझ के ले लो, समझा रहा हूँ, कंसेप्ट भी समझा रहा हूँ, याद करके रख लो, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू डैश शो मेजर वेरिएशन, मतलब अब मेजर वेरिएशन की बात आई तो ये इसमें आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइनर वेरिएशन असेक्सुअल, और जिसमें मेजर वेरिएशन होता है बहुत चेंजेस होता है तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रहेगा, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल फंडा था इसका, क्लियर है, ओके। अब अगला बात करते हैं यहाँ पे जो कि हमारा चैप्टर नंबर 19 है आई गेस, ठीक है ना, फिर चैप्टर नंबर 17 में नहीं था, 18 में नहीं था, 18 है कि 19 है ये, ठीक है ना, ये वेवलेंथ वाला, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज बिटवीन डैश एंड डैश, हमेशा याद रखना विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है या फिर जो वेवलेंथ होता है वो हमेशा याद रखना वो होता है 400 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक होता है, जिसमें आपका रेड से लेकर वायलेट लाइट तक आता है, ठीक है, याद रखना। जीएमआरटी इज यूज फॉर डैश वेव, तो ये होता है रेडियो वेव्स के लिए, ठीक है, रेडियो वेव्स के लिए जीएमआरटी जो होता है वो यूज किया जाता है, हमेशा ये चीज ध्यान में रख लेना। अ सर्टेन एक्सरे टेलीस्कोप इज नेम आफ्टर साइंटिस्ट डैश, यानी कि एक एक्सरे बनाया गया था, एक्सरे टेलीस्कोप बनाया गया था, तो कौन से साइंटिस्ट के ऊपर उसका नाम रखा गया है, तो उसका नाम है चंद्रशेखर, ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है, याद रखना, ठीक है, क्या नाम है इसका, सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये चीज आपको ध्यान में रखना, इतना बड़ा इसका नाम है, याद रख लेना। अगला यहाँ पे है द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज अ टेलीस्कोप फॉर स्पेस ऑब्जर्वेशन, ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे, फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने स्पेस में फर्स्ट टेलीस्कोप का यूज किया था तो वो थे गैलीलियो गैलीली, ठीक है, गैलीलियो गैलीली, याद रखना, ठीक है, गैलीलियो गैलीली, ठीक है, स्पेलिंग याद रख लेना गैलीलियो गैलीली का। अगला यहाँ पे बात करेंगे लास्ट जो हमारा एमसीक्यू यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है, द बिगेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप इन इंडिया, कहां पे है ये, तो ये जो सिचुएटेड है वो है दोस्तों नैनीताल में, ठीक है, हमेशा याद रखना नैनीताल, ठीक है, और इसका जो रिसर्च लैबोरेटरी का जो नेम है, मतलब जो बिगेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो इंडिया में है सिचुएटेड, ये नैनीताल में है, लेकिन उसका नाम है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो लेक्चर वीडियो है ये होता है समाप्त, क्योंकि जितने भी आपके टेक्सचुअल पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट फिल द ब्लैंक्स थे वो हम सब ने आपको पूरा का पूरा करवा दिया है और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि ताकि आपको कंसेप्ट भी पता रहे, क्योंकि सिर्फ रट्टा मार के नहीं जाना है, कंसेप्ट भी समझ के जाना है ताकि लॉन्ग समय तक आपको याद रहेगा, क्लियर है। तो यही था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, और इस प्रकार के और भी आपको वीडियोस चाहिए, मैच द फॉलोइंग के चाहिए, वन सेंटेंस के चाहिए, या फिर और भी ऐसे अलग अलग कंटेंट चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना, हम आपके लिए जरूर से बनाएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो ये वीडियो को, क्योंकि बहुत यूनिक वीडियो, 9th के लिए पहली बार ऐसा बना रहा हूँ, 10th के लिए तो हमेशा बनाता हूँ लेकिन 9th के लिए पहली बार बना रहा हूँ, तो प्लीज शेयर कर देना ये मेरे एफर्ट्स को,
शेयर टू एवरीवन। फर्स्ट टाइम आया चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और यहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बहुत जरूरी है सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहना आज के डेट में। तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।